हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एवीआई आकाश इंस्टीट्यूट में। मैं आकाश कुमार का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रुप डी और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट यहां चलाया जा रहा है और इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट की तरह दिखाई दे रहा है। आइए अगला सेट की ओर बढ़ते हैं। अगला सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया है। इससे पहले कि अगर इस वीडियो पर आप नए हुए आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें कि दूसरा भी आपको हेल्पफुल मिल सके। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा पहला नंबर। त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी पर डी और ई क्रमशः ऐसे बिंदु है जिसमें डीई और बीसी के समानांतर है। ठीक है, यदि एडी बराबर 3 और बीडी बराबर 4 तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी का मान निकालना है। आइए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले बताया क्या है कि पहले आप इसका फिगर बनाइए, क्योंकि ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति में जो होता है पहले फिगर जो बना होता है 80% क्वेश्चन उसका सॉल्व होता है। मान लीजिए कि ए बी सी एक त्रिभुज है और डी और ई जो है एक क्या है, इसका बिंदु है। डी और ई बिंदु है जिसमें ए बी और ए सी पर है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है डी या बी सी समानांतर है। ठीक है, ए डी बराबर 3 और बी डी बराबर 4। ये त्रिभुज अगर बात करें ए डी ई त्रिभुज और त्रिभुज ए बी सी दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें जो कोण है एक कोण जो है दोनों में बराबर है। ठीक है, दूसरा यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा। क्योंकि आप जानते होइएगा कि दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक लाइन काटता है तो आपस में एंगल जो क्या होता है, एकांतर कोण बराबर होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड सभी क्या होता है, आपस में एंगल बराबर होता है। आइए देखते हैं इसको। एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ए त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, ये साइड पूरे साइड के बराबर होगा, अर्थात ए डी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर हो सकता है। बराबर भी क्या होता है और होता है इसमें ए ई का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ए डी और ए बी लिख लिए क्योंकि इसी का मान निकालना है। ए डी दिया 3 का स्क्वायर बटा ए बी क्या हो जाएगा, 3 4 7 का स्क्वायर। ठीक है, अर्थात इसका 9 बटा इसका 49। यही मेरा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, कौन सा अपरिमेय है। तो इसमें चुनना है, आपका ऑप्शन दिया गया अपरिमेय। तो ये दिया हुआ 6√1, तो ये तो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 के पावर कुछ भी आए तो 1 हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर 2 के पावर क्यूब करेंगे तो 8 होता है, ये भी कट जाएगा। 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है। यहाँ भी इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा, ये भी परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अगर इसको लिखते हैं 4 के पावर 1/4 लिखेंगे, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर के पावर 1/4। इससे कटेगा 2, अर्थात √2 आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा, कोई भी संख्या रूट में आ जाए तो अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह नंबर अपरिमेय हो गया। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है तो चौथे पद का ज्ञात करना है। चौथा चतुर्थांश जो होता है वो निकालना है। इसमें चौथे पद मतलब इसमें होता है जैसे ए बी सी, अगर 3 को पाद दिया हुआ है होता है ना, ऐसा ए बी सी, अगर इसको x मानते हैं तो चौथा जो पाद होता है, चौथा पाद या फोर्थ टर्म्स जो होता है क्या होता है इसका, अगर यहाँ से x निकालते हैं तो बी सी बटा ए होता है। अर्थात बी सी कितना हो जाएगा, 5 गुना 21/3। 3 से कटेगा ये 7, अर्थात 35 चौथा पाद होता है।
इसमें दो भी आता है, एक होता है रूट ए बी भी होता निकलता है, मेन वैल्यू निकलता है माध्य जो होता है, और तीसरा भी वैल्यू निकलता है, क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए होता है, और चौथा वैल्यू होता है बी सी बटा ए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि किसी वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करें। तो 30% होता है, 30% का फ्रैक्शन बनेगा क्या, 3/10। अगर मान लेते हैं ये भुजा इसका ए है, ठीक है, क्या है, ए है, तो पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 13 हो गया, क्योंकि 30% का वृद्धि हो रही है, मतलब 10 पर कितना, 3 का वृद्धि हो रही है, पहले 10 था तो अब कितना हो गया, 13। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका एरिया क्षेत्रफल में कितना का वृद्धि होगा। तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 169। 13 का स्क्वायर 169, तो कितना का वृद्धि होगा, 69 का वृद्धि, कितना पर, 100 पर, तो 100 पर कितना, अर्थात 69% क्या हुआ, वृद्धि। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है अगर कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की गई, तो क्षेत्रफल में तो वृद्धि यहाँ से 69 की गई, लेकिन 69 किससे कमी की गई है, 169 से 100 पर लाया गया। अगर कमी किया रहता तो, इसलिए बार बार हर सेट में बोलते हैं कि आप अगला क्वेश्चन जो जितना भी क्वेश्चन होता है उसका अंतिम लाइन पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के देखे हुए क्वेश्चन बनाता सही है लेकिन आंसर गलत मार के आता है। इसका वजह क्या है कि उसका अंतिम लाइन न पढ़ने की वजह से वो गलती मार के आता है, ऐसा आप गलती ना करें। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक थैले में ए लाल, बी पीले और सी हरे टोकन का है। ठीक है, लाल पीले और हरे टोकन का, यदि ए इज टू बी डॉट दिया, ये अनुपात में दिया है 13 और 10, बी और सी दिया है 6 13 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करें। आइए देखते हैं, ए बी और सी, यहाँ पर आपका टोकन दे दिया गया, तीनों लिख दिए। ए और बी कितना दिया गया, 13 और 10, तो यह हो गया 13 और यह हो गया 10। बी और सी दिया है 6 13, तो बी 6, तो सी कितना होगा, 13। इसको ब्रेक करने आता होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, 13 छक 8 60, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 130। 2 से काट सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 9, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 65। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि एबीसी का मान, तो एबीसी का मान यही हो जाएगा। आपका कटने वाला होगा तो और कटेगा, नहीं कटने वाला तो इतना ही मान आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन किया गया है इस तरह से, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके राम 18 दिनों में एक किताब लिखता है। 12 दिनों में पूरी किताब लिखने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे लिखने होंगे। आप जानते हो यह फार्मूला MDH/W = M2D2H2/W2 होता है, या 1 8 घंटे प्रतिदिन किताब करके 8 घंटे प्रतिदिन किताब लिखता है, 18 दिन में लिख देता है। ठीक है, तो 12 दिन प्रतिदिन किताब लिखेगा तो कितने दिनों में, कितने घंटों में वो किताब लिख लेगा। ठीक है, 6 दिन 12 36 का 18 4, अर्थात 12 घंटे में डेली वो 12 घंटे किताब लिखेगा, तो वो किताब क्या होगा, किताब 12 घंटे डेली 12 दिनों में किताब को पूरा कंप्लीट कर देगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर क्या दिया गया है, 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है के अंतिम सिरों की एक खंबे को पार करने में 33 सेकंड का समय लेता है। उसके अग्र सिरे, मतलब उसके प्रथम सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात करना है।
कोई मान लीजिए खंभा यहाँ पर होगा, खंभा उसका अग्र सिरा और उसका सेकंड सिरा लास्ट सिरा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक उसको दूरी ज्ञात करना है कि अगर कोई 110 मीटर लंबी, अगर ये ठीक है 110 मीटर लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन जो है 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है कोई चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसको ज्ञात करें, ये ट्रेन की लंबाई है। तो ध्यान दीजिए, बताया था क्वेश्चन, जब भी अगर ट्रेन जा रही है इधर से, या वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है या एक पुल को पार कर रही है, कुछ भी चीज़ अगर उसका डिस्टेंस है वो पार कर रही है, तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ उसकी भी दूरी साथ में ले जा सकती है। अर्थात 110 मीटर ट्रेन हो गया, उसके बाद ये जो इसकी लंबाई होगा, मान लेते हैं डी लंबाई इसका डिस्टेंस होगा किसकी, जो इसका प्रारंभिक सिरा से लेके, प्रारंभिक सिरा हो गया ये, और ये अंतिम सिरा इसका हो गया, कुछ दूरी होगी। तो ट्रेन अभी अपनी दूरी जाएगी और साथ में इसका भी डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये हो गया डिस्टेंस, और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जा रही है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे। तो 5/18 गुना कितना सेकंड में पार कर रही है, 53 सेकंड, 53। 18 से 2 कटेगा, ये 110 प्लस डी इजकल टू 10, 530। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 420 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। जो इसका जो दूरी है, ये एक सिरा से अंतिम सिरा तक इसका दूरी कितना है, 420 मीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और बिंदु ई क्रमशः एबी और एसी पर, एसी भुजाओं पर स्थित है। पहले फिगर बनाते हैं इसका। त्रिभुज मान लीजिए ये त्रिभुज हो गया, क्या त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी कोई त्रिभुज हो गया। कह रहा है कि डी और ई बिंदु ए बी, मान लीजिए डी यहाँ पर हो गया ए बी पर, और ए सी पर क्या है, ई है, तो यहाँ पर डी और ई मिला दिए। ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन आपका कहे उस तरह आप फिगर बनाइए, क्योंकि आपका ज्योमेट्री में फिगर ही सब कुछ होता है। डी ई आधार बी सी के समानांतर है, सही है। ओ जो है क्या है, ओ बी ई और सी डी का प्रतिच्छेदन बिंदु है। बी ई और सी डी का प्रतिच्छेदन बिंदु मान लीजिए यहाँ पर ओ है, मान लीजिए ओ, इससे को मिलाते हैं यहाँ पर बी ई और सी डी का प्रतिच्छेदन बिंदु मान लीजिए ओ है। ठीक है, ए डी बराबर ए डी और डी बी, ए डी बराबर 4, ए डी 4 दिया हुआ है, और डी पी दिया हुआ है 3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डी ओ और डी सी और डी ओ की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हल्का उलझा हुआ है, लेकिन आपको बेहतरीन अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। अगर ये ए डी है, ए डी दिया हुआ है, डी बी दिया हुआ है, तब ये ए डी है, हम जानते हैं ये त्रिभुज, अगर छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं ए डी ई और ए बी सी, तो दोनों सर्वांगसम होगा, आया ना, सही है। जब ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज सर्वांगसम जब होगा, तब ये जब 4 है तो ये भी 4 होगा। अरे बोल दो, जब ये 4 है तो इसके चारों भुजा बराबर, अर्थात ये भी 4 होगा। ठीक है, ये भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है। ठीक है, हम जानते हैं एरिया निकालते समय इसका क्या होता है, ए डी का स्क्वायर बटा ए बी का स्क्वायर इजक्वल टू ए ई का स्क्वायर बटा ए सी का स्क्वायर इजक्वल टू डी ई का स्क्वायर बटा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, जब डी ई बराबर 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, अर्थात ये भी 4 हो जाएगा। अरे बोलो, जब ये त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो ये भी अगर ओ मानते हैं तो डी ओ ई और ए डी ई ये भी सर्वांगसम होगा, अर्थात ये 4 है तो ये भी भुजा क्या होगा,
4 होगा। जब ए डी ए 3 है तो ये भुजा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात जब ये डी 4 होगा तो पूरा भुजा कितना हो जाएगा, 7। तो 4 इसका हो जाएगा और डी सी क्या हो जाएगा हमारा, डी सी या सी डी जो भी कहिए क्या हो जाएगा, 7। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए डी डी ओ और डी सी का रेशियो बताए, अनुपात ज्ञात करें। तो 4:7। आइए एक बार फिर से समझते हैं इसको, ठीक है। आइए एक बार इसको फिर से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमारा, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा, समांसम होगा, तो ये लाइन जो है इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। और जब ये 3 है और ये 4 है तो सॉरी ये भुजा किसके बराबर है, 7 हो जाएगा। अर्थात ये 7 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है x + y = x - y = 5:1 दिया है। तो x² + y² = x² - y² के मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, x + y का मान निकालेंगे, xy का मान निकालेंगे। तो x + y = 5 और x - y = 1। बहुत आसान है, बताया था। इधर वाला का मान निकालेंगे, दोनों का जोड़ के आधा करेंगे 3, और वो इधर वाला मान निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके आधा करेंगे 2, ठीक है। यहाँ मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 4 = 9 - 4 अर्थात 13:5। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन समझना बहुत आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक खंबे को देखता है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको समझते हैं। आइए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो एक खंबे को देख रहा है, सामने वाला खंबे। लड़के की आंखों का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंबे की ओर 7.3 मीटर समीप जाने पर, मतलब खंबा की ओर जैसे वो जा रहा है, कितना गया, 7.3 मीटर गए। समीप जाने पर उसका उन्नयन कोण क्या बन रहा है, 45 डिग्री हो जाता है। तो जमीन से खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। जैसा कि आपको पता होगा कि बताया अभी कि त्रिकोणमिति में भी क्या होता है, फार्मूला आधा माने रखता है कि ये आपका 80% क्वेश्चन त्रिकोणमिति में सॉल्व फिगर से होता है। आइए देखते हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये 1.5 मीटर उसका हो गया, लड़का है 1.5 मीटर लड़का। इसको थोड़ा और लंबा बढ़ा दीजिए। ये 1.5 मीटर क्या हो गया, लड़का है जो जमीन पर खड़ा है। जमीन पर खड़ा है एक व्यक्ति, लड़के का जमीन पर यहाँ पर खड़ा हो गया, 1.5 मीटर का लड़का है। लड़के की आंखों का उन्नयन कोण, लंबा लड़का एक खंबे को देखता है। ये लड़का जो है एक खंबे की ओर देख रहा है। यहाँ पर लड़का बैठा हुआ है, ये एक लड़का है जो एक खंबे की ओर देख रहा है, ये खंबा की ओर देख रहा है। और खंबे का उन्नयन कोण उसके आंख पर कितना डिग्री को मार रहा है, 30 डिग्री। जैसा जैसा क्वेश्चन का है उस तरह आप फिगर बनाइए, अपने आप इसका आंसर रिजल्ट आ जाएगा। लड़के की आंखों का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है आगे कि जैसा यहाँ से लड़का आगे की ओर बढ़ा, कितना आगे बढ़ा, 7.3 मीटर आगे की ओर बढ़ा, तो उसका उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है, 45 डिग्री हो जा रहा है। बोल दो, ठीक है। जैसे वो 3 मीटर आगे लड़का आया, यहाँ इतना दूर लड़का आगे आया, तो उस पर आँख का उन्नयन कोण कितना बन जा रहा है, 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो बोल रहा है क्वेश्चन को, यहाँ से यहाँ जमीन से उसकी हाइट ज्ञात करें, खंबे की ऊंचाई। मान लेते हैं, माने क्या छोड़िए, जो अगर इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो पहले इस त्रिभुज का निकालिए एक्स मान का, और पूरा त्रिभुज का मानिए तो इतना बेस हो जाएगा। और ये जो भी एक्स मानेंगे वाई मानेंगे, लेकिन उस तरह नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको कंपटीशन के लिए बना रहे हैं।
जब भी ऐसा 30 से 45 डिग्री पर आता हो तो अगर हाइट अगर एच है, यहाँ पर हाइट अगर एच देते हैं तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कीजिए। फार्मूला नहीं है, आप ये दोनों को बनाइए और दोनों को बना के इक्वेट कीजिएगा तो रिजल्ट आता है। अगर डी डिस्टेंस दूरी तय किया तो d/2√3 + 1। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर डी डिस्टेंस दूरी तय किया यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस है तो आप या तो इसको x कहिए, x या h बराबर x के मान उतना ही आएगा जितना h के मान। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री tan 45 का मान 1 होता है तो p भी 1 होता है और b भी 1 होता है, इसलिए x या h का मान इतना ही आएगा। यहाँ पर मान रखेंगे, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। d का मान कितना है 7.3/2√3 का मान 1.732 + 1। 7.3/2 यहाँ पर 2.732 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। ठीक है, इसको गुना कराते हैं। 7.3 से इसमें गुना कराएंगे तो क्या होगा 7.3 गुना 2.732/2, ये जो रिजल्ट आया एच का मान आया। ठीक है, ये आप गुना करके बनाइएगा जरूर, इसको एच का मान इतना ही आया। अब जो एच का मान आया तो ये हाइट आया केवल खंबा के, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जमीन से खंबे को चाहिए, यहाँ से पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा लड़का के भी हाइट जुड़ जाएगा, अर्थात ये जितना आएगा उसमें 1.5 जोड़ेंगे तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ये जो है केवल खंबे की ऊंचाई है, लड़का जहाँ से देख रहा है वहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई ये इतना आया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे जमीन से खंबे की ऊंचाई, मतलब यहाँ जमीन है, ये लैंड है, जमीन यहाँ से यहाँ पूरा यहाँ से यहाँ की ऊंचाई पूछ रहा है तो क्या करेंगे लड़का की भी ऊंचाई जोड़ेंगे क्योंकि लड़के के ऊपर से खंबा लगा हुआ है। तो ये जो मेरा रिजल्ट आएगा यही मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। जो है आप सॉल्व कीजिएगा जरूर, इसको सॉल्व करके बना लीजिएगा, जो आए उसका फाइनली वही आंसर उसका हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस प्रकार दिया गया है, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है और सीढ़ी का निचला हिस्सा दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण ज्ञात करें। आइए समझते हैं इसको। क्वेश्चन दिया गया है एक 6.5 मीटर लंबा इतना मीटर की दूरी पर एक दीवार के साथ सीढ़ी लगाया गया है। थोड़ा दिमाग लगाइए क्वेश्चन पर, हल्का लॉजिक इसमें क्या कहिए कि कोई भी सीढ़ी अगर छत पर या दीवार पर लगाया जाता है तो सीढ़ी के क्या होता है एक हाइट होता है या थोड़ा साइडेड एरिया थोड़ा ढाल होता है। तो आप समझ पाइएगा सीढ़ी हमेशा जो लगाया जाता है थोड़ा कर्व करके लगाया जाता है, न कि सीधे लगाया जाता है। बात मेरी समझ में आ रही होगी। अर्थात सीढ़ी का जो ये ढाल है या सीढ़ी की लंबाई जो क्वेश्चन दिया गया है कितना 13 मीटर दिया गया है, 13 मीटर। तो पूछ रहा है क्वेश्चन जो सीढ़ी ये लगाया गया है ऊंचाई पर, इस ऊंचाई पर सीढ़ी लगाया गया है, इस ऊंचाई से बना कोण ज्ञात करें। यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 6.5 है, अर्थात H और B में रिलेशन निकालना है। अर्थात क्या H और B में रिलेशन निकालना है तो cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा B/H। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू B का मान कितना है 6.5 और H का मान कितना है 13। 6.5 का आधा होता है दुगुना होता है अर्थात 1/2। तो थीटा का मान निकालने के लिए cos थीटा इक्वल टू कॉस में 1/2 किसका मान होता है आपको सबको याद होगा आपका मान, जो कॉस में 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा, थीटा का मान
60 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख पा रहे होंगे। क्यों इसको कॉस में बदले, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर कॉस है इसलिए कॉस, अर्थात इसको और भी लिख सकते हैं क्या, साइन 30 का भी मान होता है यही, तो साइन में नहीं लिखे क्योंकि साइन 30 लिखेंगे तो कॉस में इसको बदलना पड़ेगा क्योंकि कॉस के यहाँ पर ज़रूरत है, इसलिए आपका थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार दे दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा 2√3 और 4 है, तो इसमें सबसे बड़ी भुजा ये तो 4, तो 4 ये हो जाएगा। ये अगर 2 होता है तो ये 2√3 होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर का सम ये 4 होगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4। अगर परिवृत्त बनाते हैं तो परिवृत्त क्या होता है, सर्कम सर्किल, अर्थात जो बाहरी सर्कल से बना हुआ क्या होता है, सर्कम सर्किल, यही ना होता है। अगर सर्कम सर्किल बनाते हैं तो इसका कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण, अच्छा हाइपोटेनियस, ये क्या होता है, डायमीटर का काम करता है, अर्थात 2r = 4, तो r = क्या हो जाएगा 2। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो πr², एरिया होता है, तो पाई के पाई रन देंगे और r² 2 का स्क्वायर, अर्थात 4 पाई क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर यह पाई का मान 22/7, यह आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 17:9 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है, तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात ज्ञात करें। रेत, मान लीजिए ये रेत दिया गया, रेत लिख दिए, और यह रोड़ी, यह लिख देते हैं रेत सैंड बालू, ठीक है, और रोड़ी के लिख देते हैं रोड़ी। इसका अनुपात दिया है 17:9, ठीक है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:17 दिया है। रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना दिया गया है 6:17, ठीक है। तो बैलेंस करने आता है, इसको बैलेंस कीजिए, इसको यहाँ 6, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 17 छक 54, और यहाँ पर 17×9 153, ठीक है। ये कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 3 से कटेगा तो 3 × 9, 3 × 12, 3 × 18, 3 × 5 = 15, 3 × 1 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आगे कट रहा है 3 से, 3 नहीं कटेगा। क्वेश्चन दिया है मिश्रण में रेत और सीमेंट का, मिश्रण में पूछ रहा है रेत और सीमेंट का अनुपात, तो 34:51, 34 और 51, यही मेरा राइट आंसर। इसमें कट जाएगा 17 दूनी 17 तिया 51, यही मेरा क्या हो जाएगा 2:3। इसका मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात दिया गया, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार 39 - 19 - 44 भागा दिया गया -4 × 3 और -4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात -12 और -4, -12 और -4 -16, तो -16 यहाँ पर लिख लेते हैं, सॉरी, ये प्लस हो जाएगा, तो -12 और +4 अर्थात -8 भागा। बताए थे कभी इस सब क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कीजिए, आसानी से बनता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 39 तो है, 39 - 44 में से 19 घटेगा 5 2,
माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 39 प्लस 25 और भागा ये है कितना -8, ये जुड़ेगा कितना 64 भागा -8। बताए थे भागा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तुरंत गुना में कन्वर्ट कर दिया, अर्थात 64 गुना लिख सकते हैं -1/8, 8 से कटेगा 8 -8, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य स्थान पर समय से 2 मिनट पहले पहुंचता। अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चला रहा है तो वरुण कितने देर पहले पहुंचता है, 2 मिनट पहले पहुंचता। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करता तो वरुण समय से 1 मिनट देर से पहुंचता। आइए क्वेश्चन दिया गया है, जब भी आपको कंपेयर के लिए बताया जाए, टाइम 2 मिनट पहले पहुंचा, 1 मिनट देर से पहुंचा, 5 मिनट पहले पहुंचा, 10 मिनट देर से पहुंचा, तो ये सब क्वेश्चन में क्या कीजिए कि ये तो डिफरेंस लीजिए 48 गुना 42/6 गुना। टाइम डिसाइड कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसका एक ट्रिक है, छोटा सा याद रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन बोलता है 2 मिनट पहले पहुंचा, 1 मिनट देर से पहुंचा, तो ओवरऑल आप इस क्वेश्चन में देखिए कि वह अपना टाइम कितना लॉस किया या कितना टाइम वो अपना बर्बाद किया। अर्थात वो मान लीजिए ऑफिस जा रहा है तो 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो 1 मिनट देर से पहुंचता है। अर्थात टोटल मिलाकर वो अपना टाइम 3 मिनट जो है किल किया, मतलब 3 मिनट टाइम क्या हुआ बर्बाद किया। अर्थात 3 मिनट बटा 60। कितनी दूरी ड्राइव की वरुण, तो ये क्या होता है डिस्टेंस निकलता है। ये हो गया स्पीड गुना टाइम बराबर डिस्टेंस। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कटेगा 20, ये कटेगा 7, 4 से 5, 4 से 12, 84 बटा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 16.5 किलोमीटर क्या है, ये इतना दूरी जो है वरुण ने ड्राइव की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार, एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई का अनुपात निकालना है, मान लेंगे h1। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, मान लेंगे h2 = बराबर। लेकिन क्वेश्चन दिया गया है समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा, आधार का मतलब गुना 5वां हिस्सा है। ठीक है, b से b काटेंगे, h1 बटा h2। जिस तरह आप क्वेश्चन करें उस तरह आप सॉल्व कीजिए, आसानी से आपका मान 10 h2 हो जाएगा। अर्थात h1 बटा h2 क्या हो जाएगा 10:1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है, उक्त त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। त्रिभुज की भुजा निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर अर्थात a² मान लेंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल ले लेंगे, कुछ यहाँ मान लेंगे l², कोई वर्ग का क्षेत्रफल है, से आधा है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से मिलाइए, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है, वर्ग के क्षेत्रफल से आधा है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करना है। यहाँ 2 से कटेगा 2,
यह क्या हो जाएगा, √3a² इजकल टू l² लिख सकते हैं, इंटू 2l²। ठीक है, a² बटा l² इजकल टू क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, या तो आपका आंसर यही इतना हो जाएगा, नहीं तो क्या a² इधर दोनों का होल स्क्वायर इधर भेजेंगे तो रूट में क्या चल जाएगा, a/l रूट में चल जाएगा 2/√3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। या इसको आप और चेंज करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। क्या, ऊपर चल जाएगा √2 बटा, ये जब देखिए यहाँ पर 3 है, 3 के पावर ऑलरेडी 1/2 है, और 1/2 और चल जाएगा यहाँ पर 1/2, अर्थात ये 3 के पावर 1/4 कहिए, 3 के पावर 1/4 हो सकता है, या हो सके आपका एग्जाम में ऐसा दे दे 4√3 दे दे, तो आप इसको मानिए। या 3 के पावर 1/4 ये भी लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। जिस प्रकार आपका आंसर कहा जाए आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया गया है। मानिए कि पेन का मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया, तो मूल लागत के साथ नए मूल्य की अनुपात ज्ञात करें। अर्थात ये दोनों का अनुपात निकालना है, बहुत आसान है। कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2:3 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3481 का वर्गमूल ज्ञात करें। हो सके आपको याद होना चाहिए। अंत में एक दिया गया, कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। एक तरीका होता है दोनों का बाई पार्ट किया जाता है, भाग दिया जाता है, वो तरीका वो थोड़ा लॉन्ग विधि होता है। यहाँ पर मेरा ये 3481 दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए एक है तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 आप निकाले होइएगा, 1 से लेकर 9 तक के जितना होता है। या तो आप 9 का स्क्वायर कीजिए या 1 का स्क्वायर कीजिए, दोनों का मतलब सेम रिजल्ट आता है। आप 9 का स्क्वायर कीजिए फिर भी उसका यूनिट डिजिट 1 आता है, 1 का स्क्वायर कीजिए फिर भी उसका यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, और यहाँ पर बच गया कितना, 34 बच गया। तो यहाँ पर आप जानते हो ये 34 किसके किसके बीच में आता है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, इसको आप आसानी से समझिए क्योंकि हर आपका सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर इसका तो 2 यूनिट छांटे तो यहाँ पर 9 हो सकता है या 1, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बचा है 34 किसके किसके बीच में आता है, स्क्वायर रूट कर रहा है, वर्गमूल कर रहा है, तो वर्गमूल में निकालेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 दोनों के बीच में आ रहा है। अर्थात 6 तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 36 चल जा ज़्यादा हो जा रहा था, ये तो खत्म हो गया था, बचा कौन, या तो यहाँ 5 हो सकता है या यहाँ भी 5 हो सकता है। ठीक है, अब इसको कैसे निकाला जाता है, जब 59 होगा या 51 होगा, बात यहाँ पर आगे हो गया। तो 5 का स्क्वायर 25, इससे कम है कि ज़्यादा है, आप ध्यान दीजिए। अगर इसके कम है 25 तो यह आंसर, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ऊपर वाला आंसर, अर्थात 51 क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है, चेक कर सकते हैं आप। 51 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है, स्क्वायर करने पर क्या किस तरह निकलता है, 5 स्क्वायर कीजिए, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। 51 का स्क्वायर करने पर, या इसको होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो 1 होता है 5 6 5 5 9 10, एक और निकालेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, ये होना चाहिए आंसर। क्यों, क्योंकि ये देखा जाता है, यहाँ पर आपको ये नहीं देखा जाता, यहाँ देखा जाता है कि इससे संख्या ज़्यादा बड़ा है कि छोटा है। अगर इससे ये बड़ा नंबर, क्योंकि ये तो बड़ा वाला निकाल दिए, अगर इससे यहाँ पर देखा जाता है, अगर ये बड़ा हो गया तो बड़ा वाला नंबर, और इससे अगर छोटा हो गया तो छोटा वाला। क्यों, क्योंकि पहले तो ये बड़ा वाला नंबर तो पहले ही निकाल दिए, तो बचा कितना,
तो 25 से यह कितना बड़ा है या छोटा? बड़ा है, अर्थात बड़ा वाला नंबर। ठीक है, छोटा रहता तो छोटा वाला नंबर। अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना रहता है, यहाँ 24 रहता तो क्या होता? 24 छोटा वाला नंबर लेते हैं। ठीक है, आइए दिया गया है सीमा को अपने पिता से 50 रुपया मिले। ठीक है, जिसमें से उसने 15 रुपया की टॉफी खरीदी। उसकी माँ ने उसे 30 रुपया दिए, पर उसके भाई ने उसने कितना ले लिए? 42 रुपया लिए। उसके पास कितना रुपया बचे? पहले तो सीमा ने अपने पिता से कितना रुपया मिले? 50 रुपया मिले। उसमें से क्या हुआ? 15 रुपया की टॉफी खरीद ली, तो 15 रुपया क्या हुआ? निकल गया उसमें से। 50 रुपया मिला जिसमें 15 रुपया उसमें टॉफी खरीद ली, तो 15 रुपया माइनस करेंगे क्योंकि 15 रुपया उसमें से घट गया। अब उसकी माँ ने कितना रुपया दिए? 30 रुपया दिए, तो 30 रुपया फिर जमा हो जाएगा। पर उसके भाई ने उससे कितना? 42 रुपया लिए, तो फिर 42 रुपया क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? ये पूरा प्रोसेस करने के बाद तब उसके पास कितना रुपया बचा यही निकल जाएगा। तो प्लस वाला के एक साथ करेंगे तो 80 माइनस ये कितना हो जाएगा? 57। 42 15, ठीक है, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 2 23 रुपया उसके पास क्या बचा? 23 रुपया सीमा के पास मात्र इतना रुपया बचा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका उम्मीद है 20 क्वेश्चन हो गया है। देखिए यहाँ पर इस चैनल से अवश्य आप जुड़े आप, क्योंकि जितना भी यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन का सेट चला जा रहा है, डेली का डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है। एक आप नौकरी लेने के लिए इससे और बेहतर क्या मिल सकता है? डेली 20 क्वेश्चन का मैथ का प्रैक्टिस सेट, अर्थात मंथ में 600 क्वेश्चन होता है। आराम से तैयारी करिए, लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल दिमाग पर टेंशन नहीं रहना चाहिए, आराम से पढ़ते रहिए, आपका यूं ही नौकरी अवश्य हो जाएगा। अगर इस चैनल पर आप नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका प्ले लिस्ट में जाके देखें। प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी आपका वीडियो मिल जाएंगे और सभी वीडियो का आनंद जरूर लें और आराम से बिल्कुल चिल होकर पढ़ें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत अब लेट है, इतना जल्दी आपको एग्ज़ाम संभव नहीं है। इसलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर आराम से करें, तैयारी करें स्मूथ वे में, लेकिन कंटिन्यू करें। एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है, तैयारी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। ये भी पढ़े, मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, प्रत्येक सब्जेक्ट का आप तैयारी कंटिन्यू वे में करें। ठीक है, तो धन्यवाद।